students. Today we will study about theory of natural selection or origin of species by natural selection. Previously we had studied about theory of inheritance of acquired character that was given by Lamarck. चूँकि वो बिगिनिंग थ्योरी थी उसमें बड़े सारे ड्रॉबैक थे. ये जो थ्योरी है ये अबाउट 100+ ईयर के बाद आई. सो इसमें इतने फ्लॉज नहीं थे, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव फॉर्म में थी. अब किसने ये थ्योरी दी, क्यों उसने ये थ्योरी प्रपोज की, क्या एविडेंस थे उसके साथ, वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे किसने ये थ्योरी प्रपोज की. दिस थ्योरी वाज जेंटली प्रपोज बाय चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वेलेस. डार्विन जो कि 1809 में पैदा हुआ था, उसे अपॉर्चुनिटी मिली टू सेल ऑन HMS बीगल शिप ऑन 1831. उस अपॉर्चुनिटी को उसने बड़ा ज़्यादा लाभ उठाया. अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग आइलैंड में वो घूमा, वहाँ की फ्लोरा एंड फाना को नोट किया. क्योंकि डार्विन जो है वो अच्छा ड्राइंग बनाता था, सो उसने वहाँ की उसकी ड्राइंग भी बनाई और नोटिस किया कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. उसके लिए लकी ड्रा तब साबित हुआ जब वो गैलापागो आइलैंड में गया. गैलापागो आइलैंड में उसने नोटिस किया कि वहाँ की जो फिंचेस है, चाहे गुआना है, टर्टाइज है, वो टोटली डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू मेनलैंड में. जो वहाँ की फिंचेस थी, उसकी जो चोंच थी वो डिफरेंट शेप और साइज़ की थी. उसके दिमाग में ये था कि ऐसा क्यों, फिंचेस की सेम चोंच मतलब वीक क्यों नहीं है जैसे कि मेनलैंड की थी, क्यों उनका साइज़ अलग है, क्यों उनकी शेप अलग है. वो उसी उदेड़पुर में लगा हुआ था. तब इन 1838 he met an essay that is the principle of population that was written by R. Malthus. उस ऐसे में लिखा हुआ था कि the food supply increase in arithmetic ratio while the population increase in geometric ratio. तो उसने बोला कि जो फूड सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो अरिथमेटिक रेशियो से काफ़ी तेज़ी से बढ़े जा रहा है. सो इसका मतलब जब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फूड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा, और जब कंपटीशन होगा तो सर्वाइवल की बात आ जाएगी, और वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा. अभी डार्विन उदेड़पुर में लगा हुआ था कि उसे एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली जो भेजी हुई थी अल्फ्रेड रसल वेलेस ने, और उस मैन्यूस्क्रिप्ट का जो नाम था वो था टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल सब टाइप. उन दोनों ने मिलके जॉइंटली थ्योरी प्रपोज की इन 1859 द प्रोसीडिंग जर्नल ऑफ सोसाइटी. उस थ्योरी के क्या पास्टुलेट हैं हम उसे बारी बारी पढ़ेंगे. सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन. तो इन दोनों का कहना था कि हर एक ऑर्गेनिज्म की इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि ओवर प्रोड्यूस करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो. जैसे कि एक ऑयस्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है ओवर 60 to 80 मिलियन एग पर ईयर. एक रैबिट जो है 6 यंगमन प्रोड्यूस करता है इन ए लीटर, और 4 लीटर प्रोड्यूस करता है इन ए ईयर. और 6 महीने का रैबिट जो है वो रिप्रोडक्शन को शुरू करता है. एक सिंगल फीमेल सालमन की प्रोड्यूस करता है अबाउट 2,80,00,000 एग इन ए सीज़न. अगर सारे एग बच जाएँ, कोई भी मरे ना, तो 5 साल में उनकी एग की पॉपुलेशन इतनी होगी जितने कि यूनिवर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है. लेकिन रियलिटी में क्या इतने बच्चे होते हैं? नहीं. सो देयर इज ए चेक जो उनकी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ने देता. पैरामीशियम जो भी एक दिन में 3 से 4 बार डिवाइड करता है. इस रेट पे अगर देखा जाए तो एट दिस रेट द वॉल्यूम ऑफ ऑल अ पैरामीशियम इक्वल टू 10,000 टाइम दैट आर द अर्थ एट द एंड ऑफ 9,000th जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी चेक. एक एलिफेंट की एग्जाम्पल उसने कोड की, जो कि स्लोएस्ट ब्रीडर है. वो सेक्सुअली मेच्योर होता है एट द एज ऑफ 30. उसका गेस्टेशन पीरियड भी काफ़ी बड़ा होता है. सिंगल फीमेल रिप्रोड्यूस करती है एट एवरेज 6 यंग वन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. सो एक फीमेल हाथी अपनी ज़िंदगी में 6 बच्चों को पैदा करती है. अगर सारे बच्चे सर्वाइव कर जाएं तो देयर वुड बी 19 मिलियन डिसेंट एट द एंड ऑफ 750 ईयर्स. कि 750 साल में यहाँ पे कितने हाथी होंगे? 19 मिलियंस. लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं. जितने भी ये एग्जाम्पलें दी गई है, इनके बच्चे रियलिटी में इतने एग्जिस्ट नहीं करते.
डेट इंडिकेट कि सारे बच्चे जो हैं वो नहीं बचते, वो थोड़े ही बचते हैं जो आगे पहुंचते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल जो होती है वो 3 फोल्ड स्ट्रगल होती है। पहला वो वाली स्ट्रगल जो विद इन स्पीशीज़ के बीच में हो। विद इन स्पीशीज़ एक हाथी का दूसरी हाथी के साथ कंपटीशन है, क्योंकि डिमांड सेम है, नीड सेम है, रिक्वायरमेंट एक ही है। दूसरी कंपटीशन होता है, जो स्ट्रगल होता है इंटर स्पीशीज़, इंटर स्पेसिफिक, जो होता है कि 2 स्पीशीज़ के बीच में स्ट्रगल होता है। ऑब्वियसली बात है, हम भी अपने स्ट्रगल में रखते हैं, हम अपने घर को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। कोई रैट ना आए, कोई बैट ना, कैट, डॉग, किसी को एंट्री नहीं देते, डेट इज़ हम उनको अलग रखते हैं। इसी तरीके से इंटर स्पीशीज़ कंपटीशन है, वो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो नीड है वो ओवरलैप कर रही होती है। सो 3 टाइप के कंपटीशन में मैंने पहले 2 टाइप के कंपटीशन को एक्सप्लेन किया। पहला था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जो कि किन्हीं 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ के बीच में होती है, इंटर स्पेसिफिक। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, जो कि बिटवीन द 2 स्पीशीज़ के बीच में होती है फॉर एनी पर्पस। दैट पर्पस में भी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस, फूड, टाइम एट्सेट्रा और कुछ भी। तीसरे टाइप की कंपटीशन जो आता है वो होता है कंपटीशन विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि हमें सिर्फ आपस में ही नहीं लड़ना है, हमें इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करना होता है। तो डेट इज़ वाई जो 3rd टाइप का कंपटीशन होता है वो होता है इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपने आप में चेंज लाई है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लाई है तो वो उस इन्वायरमेंट में फ़िट नहीं बैठेगा। अगर वो उस इन्वायरमेंट में फ़िट नहीं बैठेगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। सो हर एक ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप की जो है वो कंपटीशन को फेस करना पड़ जाता है। सो पहला, जैसे मैंने बोला, इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा कंपटीशन होता है उसका है विद इन्वायरमेंट। सो ये 3 टाइप के कंपटीशन है जिसमें से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसे ज़रूरी गुजरना होता है और फेस करना होता है। हम 3 टाइप के कंपटीशन में जो सबसे टफ कंपटीशन होता है वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्यों सबसे टफ कंपटीशन होता है? बिकॉज उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेम रिक्वायरमेंट है हर एस्पेक्ट से, खाने से, पीने से और हैबिटेट से। तो हर एक टाइप से उनकी सिमिलैरिटी है कंपटीशन में। डेट इज़ वाई वो सबसे ख़तरनाक टाइप का कंपटीशन होता है। अब इन कंपटीशन चलता रहता है। जब ये कंपटीशन चल रहा है तो उसमें ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। वेरिएशन मतलब बदलाव आना। कंपटीशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में बदलाव आता है। वो वेरिएशन जो है वो 3 टाइप की होती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, और 3rd है न्यूट्रल। पॉजिटिव वेरिएशन कौन सी होती है? पॉजिटिव वेरिएशन वो वाली है जो ऑर्गेनिज्म को फिट बनाती है इन द कंपटीशन, कि जो उसे पॉजिटिव कैरेक्टर दे और कंपटीशन में बेटर सर्वाइव करे। देन आती है नेगेटिव वेरिएशन। नेगेटिव वेरिएशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक ऐसा कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है जो कंपटीशन में उसे पीछे कर देता है। और तीसरा आता है न्यूट्रल वेरिएशन, मतलब वेरिएशन तो आई, ना उसका फ़ायदा हुआ ना उसका नुकसान हुआ। सो 3 टाइप की वेरिएशन हुई, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो बेनिफिट किस वेरिएशन का हुआ? बेनिफिशियल उस वेरिएशन का हुआ जो पॉजिटिव है, जो उसे फिट बना रही है कंपटीशन को फेस करने के लिए। सो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपटीशन में ज़्यादा सर्वाइव करेगा? जिसमें पॉजिटिव वेरिएशन होगी। सो अगला स्टेप है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने बोला ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस द इंडिविजुअल दैट एग्जिबिट वेरिएशन बेनिफिशियल in facing the environment will survive, while those that cannot face the hardship will be eliminated. Those organisms best able to survive and reproduce will leave more offspring than those unsuccessful individual. This is referred to as survival of the fittest. So क्या इसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 2 वेरिएशन आई, जैसे मैंने पहले बताया, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें पॉजिटिव बेनिफिशियल वेरिएशन आई, जिस वेरिएशन ने उन्हें कंपटीशन में एक एज दिया, तो नेचुरली बात है अगर उनका एज है कंपटीशन में तो वो बाकी ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा वो सर्वाइव करेंगे।
अगर उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है तो प्रोडक्शन रेट भी उनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो किसकी जनरेशन आगे जाएगी, जिनमें पॉजिटिव करेक्टर हैं। तो ऑब्वियसली जिनके लो करेक्टर थे, जिनके कम करेक्टर थे, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गए, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए। सो ये डार्विन और रसल वेलेस दोनों ने जॉइंटली जो थ्योरी मिलके दी, उनके अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन की वजह से वेरिएशन आ रही है, और वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की आई है वो आपको सर्वाइवल करने के लिए हेल्प करता है। सो अभी तक आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो कौन होगा, फिट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद अब क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म फिट है, वो सर्वाइव कर चुका है, अब वो अगली जनरेशन में वही वाले करेक्टर देगा ताकि उसके बच्चों में वो करेक्टर ऑलरेडी हो। जब बच्चे वो कंपटीशन में आए तो उनको ज़्यादा टेंशन ना हो। अब वो वाले बच्चे भी नए करेक्टर को एक्वायर करेंगे इन्वायरमेंट में और अगली जनरेशन में नए करेक्टर को भेज देंगे। सो एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, इंडिविजुअल दैट आर बेटर अडॉप्टेड survive and become abundant. Slowly over a period of time, this group, which was remarkably different from the original population, become established as a new species. This group is also subject to same force of changes as their ancestors were, and this process continue to give rise to a new species. कहता है कि वो उन्होंने पॉजिटिव वेरिएशन एक्वायर की, उनके बच्चों ने पॉजिटिव वेरिएशन एक्वायर की, उनके आगे बच्चों ने पॉजिटिव वेरिएशन एक्वायर की, और ये वेरिएशन पॉजिटिव आती रही लगातार जनरेशन टू जनरेशन। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक ऐसी पॉपुलेशन बन गई, एक ऐसी जनरेशन आई जो अपने इंसेस्टर से टोटली डिफरेंट थी, और वो जो जनरेशन है हम बोलते हैं एक न्यू स्पीशीज़ है। और इस प्रोसेस को जिसमें ये न्यू स्पीशीज़ बनी है हम बोलते हैं स्पीशिएशन। तो दिस मैकेनिज्म can cause a population to change such much that it become a new species. This is known as speciation. कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ है। नो, डार्विन ने जो जिराफ की एक्सप्लेनेशन दी वो लेमार्क से टोटली डिफरेंट थी। लेमार्क ने कहा था कि ज़मीन पे जब घास थोड़ी कम हो गई तो जिराफ को अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन जो है लंबी होगी, और वो कैरेक्टर एक्वायर कर दिया जो जनरेशन टू जनरेशन गया आगे। डार्विन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। डार्विन के मुताबिक दो टाइप के जिराफ थे वहाँ पे, एक जिनकी गर्दन छोटी थी और एक जिनकी गर्दन बड़ी थी। चूँकि स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया हुआ था ड्यू टू कंपटीशन, तो वो वाले जिराफ जिनको पॉजिटिव वेरिएशन थी, जिनकी गर्दन लंबी थी, वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर गए क्योंकि वो ट्रीज़ के पत्ते खा सकते थे। लेकिन वो वाले जिराफ जिनकी गर्दन छोटी थी और वो ट्रीज़ की टहनियों तक नहीं पहुँची, वो सर्वाइव नहीं कर सके और वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। सो आज के जिराफ जो हैं वो पॉजिटिव वेरिएशन लेके जो आगे बढ़ी हुई जनरेशन है वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म, दो लेमार्क की जो डार्विन की थ्योरी थी कंपैरेटिवली लेमार्क से काफ़ी बेटर थी, लेकिन फिर भी इसमें बड़े सारे ड्रॉबैक थे, जैसे कि डार्विन वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। डार्विन ने भी नहीं बताया कि करेक्टर जो एक्वायर करते हैं एक जनरेशन में जो दूसरी जनरेशन में भेजे जाते हैं, ठीक है, चाहे पॉजिटिव वेरिएशन के थ्रू ही आया हो, वो भेजे कैसे जाते हैं। दूसरा, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी पेंजेंसिस टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना कि करेक्टर कैसे आगे जाते हैं। उसने बोला हर एक सेल जो है ऑर्गन एक माइन्यूट हेरिडेटिव पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिसे पेंजीन बोलते हैं, और या फिर जेम्यूल, यही हैं जो अगली जनरेशन में जाते हैं बाया ब्लड और डिपॉजिट हो जाते हैं इन द गैमेट। दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर एक और थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन ओनली यूजफुल ऑर्गन आर फेवर बाय नेचुरल सिलेक्शन, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी एक्सप्लेन। डार्विन को पता नहीं चला कि वेस्टिजियल ऑर्गन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। इन सम स्पीशीज ऑफ डियर द एंटलर डेवलप बियॉन्ड द स्टेज ऑफ यूजफुलनेस, दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफ नो फंक्शनल सिग्निफिकेंस टू द एनिमल। कि डार्विन कहता है कि हमेशा अगले जनरेशन में वही करेक्टर जाते हैं, वही सर्वाइव करते हैं जिनमें पॉजिटिव वेरिएशन हो, लेकिन कुछ एंटलर ऐसे भी हैं जिनके काफ़ी बड़े बड़े हॉर्न हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ओवर स्पेशलाइज एंटलर क्यों डेवलप हुए वो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर सका। इन सम स्पीशीज ऑफ डियर
Darwin was unable to explain the source of variation in organism. दो डार्विन ने बोला कि कंपटीशन की वजह से जो स्ट्रगल की वजह से वेरिएशन आ जाती है, लेकिन वेरिएशन लाता कौन है, वो आती कैसे है, वो डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डार्विन ने जो भी अपनी थ्योरी प्रपोज की थी वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए दी थी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द आइसोलेशन ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन एंड द सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद कैरेक्टरिस्टिक विच आर यूजफुल टू ह्यूमन। In this method, human exert directional selective pressure that lead to change in allele and genotype frequency within the population. This is an evolutionary mechanism which gives rise to new breed, strain, variety, races, and subspecies. Darwin studied domestication in plant and animal in detail. He concluded that by artificial selection, different variety of plant and animal could be produced. Cabbage, cauliflower, broccoli, kale, cabbage, etc. could be produced from the common wild mustard. Similarly, Darwin also raised several types of pigeon from rock pigeon by artificial selection. यही डार्विन का एक और बड़ा ड्रॉबैक निकला। एक्चुअली डार्विन ने क्या कहा कि पॉजिटिव वेरिएशन हम आर्टिफिशियल वे से भी ला सकते हैं और जो आगे जाके हम उसे अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो भी आर्टिफिशियल वेरिएशन होती है वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। दूसरा, नेचर जो है वो नेचर कभी भी आर्टिफिशियल वे से नहीं चलती, वो अपने वे से चलती है, वो एक सेलेक्टिव फोर्स है। सो स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक हमने अभी पढ़े हैं, राइट फ्रॉम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और आज की थ्योरी डेट इज थ्योरी ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज, जिसे हम डार्विनिज्म भी कहते हैं बिकॉज डार्विन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज़ कम्पेयर टू अल्फ्रेड रसल वेलेस। तो दोनों ही थ्योरियों में क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या डिफरेंस है, ये आपने अलग से कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर इस थ्योरी को आपने प्रॉपर्ली समझना है और उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर वो अगर आपको कोई भी क्यूरी आपके दिमाग में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।